बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CS 101 क्विज़ 1 का पार्ट 2 है। पहला मैंने अपलोड किया था जिसके अंदर 15 एमसीक्यूज़ हम लोगों ने किए थे और बाकी के जो हम टोटल 50 एमसीक्यूज़ करने थे, बाकी के एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन 16 से कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास है ANSI स्टैंड्स फॉर। ये क्या होता है? हमारे पास 2 तरह के, एक ANSI है और एक ASCII है। ये दोनों स्टैंड फॉर हैं। आपके पास जो भी आता है वो आपने लिखना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारे पास जो ANSI है वो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और अगर आस्की पूछ लिया जाए तो वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपने ध्यान रखना है आपसे कौन सा वाला पूछा जाता है। दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो ANSI वाला है अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ये बनता है, आई थिंक बी बनता है इसका। बी करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का। पहले 15 हम लोगों ने पिछली वीडियो में किए थे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 17। ये वी कैन यूज डैश बुलियन ऑपरेटर्स स्पेशली टू फाइंड रिलेवेंट पेज। रिलेवेंट पेज के लिए आप कौन से बुलियन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? इज एम, एंड, और इज इट, और इफ एल्स, कौन सा यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं बुलियन ऑपरेटर्स। वी कैन यूज बुलियन ऑपरेटर्स स्पेशली एंड और टू फाइंड रिलेवेंट पेज। अब ये दोनों यूज किए जा सकते हैं इस काम के लिए, लेकिन एंड किस लिए यूज होता है और के लिए किस लिए यूज होता है? इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं कंप्यूटर एंड साइंस, कंप्यूटर एंड साइंस हम अगर हम सर्च करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? हमारे पास जवाब वो आएगा, वो क्वेरीज हमारे सामने आएंगी जिनके अंदर कंप्यूटर एंड साइंस दोनों चीज़ें होंगी। जिसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी वही रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। लेकिन अगर हम लिखते हैं कंप्यूटर और साइंस, तो हमारे सामने क्या चीज़ें आएंगी? सर्च करके देखिएगा जाके, कंप्यूटर और साइंस जब हम लिखेंगे तो हमारे पास वो चीज़ें भी आ जाएंगी जिसके अंदर जस्ट कंप्यूटर यूज हुआ है, और वो चीज़ें भी आ जाएंगी जिसके अंदर जस्ट साइंस यूज हुआ है, और थर्ड वन वो चीज़ें भी आ जाएंगी जिसके अंदर कंप्यूटर और साइंस दोनों यूज हुए हैं। ये आप देखिए, अगर विल गिव यू दोज पेज इन विच इधर द टर्म कंप्यूटर इज रिटन and either the term science is written, and of course it will also return those page which both terms are also written। मतलब और के अंदर है, जो और का मतलब होता है ना, या कंप्यूटर या साइंस, तो दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप कंप्यूटर एंड किसी भी चीज़ में, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस तो एक एग्जांपल है, किसी भी चीज़ में जब आप एंड का यूज़ करेंगे तो जो जिस क्वेरी में दोनों चीज़ें मौजूद होंगी आपके सामने वही शो की जाएंगी। तो हमसे फिलहाल पूछा गया था कि वो बूलियन ऑपरेटर कौन कौन से हैं, तो वो है एंड और जो कि यहाँ पे बी के अंदर दिए गए हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का जो जवाब होगा वो बी होगा। और ये पेज नंबर 37 से पे आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में आपको हैंडआउट्स का लिंक भी दिया गया होगा, जहाँ पे आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं जाके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कि इन एक्सेस नोटेशन जीरो इज रिप्रेजेंटेड एज। एक्सेस नोटेशन के अंदर जीरो को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? इसका मतलब होता है लाइक एक्सेस नोटेशन में 0 1 0 0 कुछ भी लिखा है, तो ये लेफ्ट पे जो जीरो है, जीरो को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ये हम देखते हैं। एक्सेस नोटेशन है हमारे पास, ये देखें, ये यहाँ पे जीरो आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे वन लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब है? जीरो को किसके साथ कन्वर्ट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है? वन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। और कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे वन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका जो जवाब बनता है वो आप हैंडआउट से भी देख सकते हैं। फर्स्ट बिट पैटर्न हैविंग वन इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज यूज टू रिप्रेजेंट जीरो। अब यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का क्या मतलब होता है? जो सबसे लेफ्ट पे होती है। अगर लीस्ट की बात करें तो सबसे राइट ये लीस्ट वाली है, और ये मोस्ट वाली है। तो हमने जो करनी है वो मोस्ट वाली है। वन होता है जो मोस्ट, यानी कि लेफ्ट पे जो वन होता है वो जाहिर करता है जीरो को। तो इसका जो जवाब होगा वो सी होगा। हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब सी आएगा, जो कि 68 हैंडआउट्स के पेज नंबर पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टू स्टोर अ करेक्टर। एक करेक्टर स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी में नॉर्मली डैश बिट्स विल बी रिक्वायर्ड। लाइक मेरा नाम अब एम एस है, तो मैं एम एस में से एम को स्टोर करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर। तो कितनी बिट्स रिक्वायर होंगी? बिट्स मैंने आपको बताया था कि 01 फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। अब एम भी 01 फॉर्म में ही स्टोर होगा, तो उसके लिए कितने 01 होंगे? उसके लिए 8 01 होंगे। अब किस तरह हो सकते हैं ये मुझे भी ज़ुबानी याद नहीं है, एम को किस तरह लिखा जाएगा, लेकिन 8 बिट्स रिक्वायर होंगी। इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रिप्रेजेंटिंग अ कोड,
ईच टेक्सचुअल सिंबल इज रिप्रेजेंटेड विद द यूनिक बिट पैटर्न। यूनिक बिट पैटर्न मतलब हर एम में तो वो एक अलग उसका बिट पैटर्न बनेगा, और अगर एस है तो उसका एक अलग बनेगा। इसी तरह ए से जी, बल्कि इसके अलावा भी 258 आई थिंक या 7 है करेक्टर्स, उन सबका एक यूनिक सेपरेट बनेगा, किसी का सेम बिट पैटर्न नहीं बन सकता। नॉर्मली 8 बिट्स फॉर ईच करेक्टर। एक करेक्टर होगा जो एम एक करेक्टर है, ए एक करेक्टर है, सी एक करेक्टर है, हर एक करेक्टर के लिए 8 बिट्स रिक्वायर होंगी। नेक्स्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी लाइक। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमें दिया गया है, इसके अंदर अब कितने करेक्टर हैं, इसके अंदर 18 करेक्टर्स हैं। तो 18 करेक्टर्स, जब हर करेक्टर 8 बिट्स लेगा तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 144 बिट्स। तो हमारा जो यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी को स्टोर करने के लिए जो हमारी मेमोरी होगी वो 144 बिट्स रिक्वायर होगी। 144 बिट्स या फिर 18 बाइट्स कह सकते हैं, क्योंकि शायद आपको पता हो कि हमारी जो 8 बिट्स हैं वो 1 बाइट के बराबर होती है। तो 144 को जब आप डिवाइड कर देंगे 8 पे तो वो 18 बाइट्स आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो जवाब बनता है, टू स्टोर अ करैक्टर इन कंप्यूटर मेमोरी, नॉर्मली एक करैक्टर के लिए हम 8 बिट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास सी पे मौजूद है। तो क्वेश्चन 19 का हमारा जो जवाब होगा वो सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आफ्टर फैचिंग इंस्ट्रक्शन विल बी डीकोडेड। जब फैचिंग इंस्ट्रक्शन फैचिंग हो जाती है उसके बाद डीकोड होती है। डीकोड होने के बाद उनको कंप्यूटर क्या करता है, तो वो जाहिर सी बात है एग्जीक्यूट। डीकोड होने के बाद वो एग्जीक्यूट होती है। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब है वो सी है, जो कि आप 86 पेज नंबर पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले इज कॉल्ड। ये आई थिंक हमने इसी वीडियो में नहीं, बल्कि जो मैंने पार्ट 1 करवाया था उसके अंदर हमने एक एमसीक्यूज पढ़ा था, जो कि सीक टाइम का एमसीक्यूज था। और उस वक्त मैंने बताया था कि ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और वही हमसे पूछ लिया गया है। उस वक्त जो एमसीक्यूज था वो था टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड हेड्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, तो उसका जवाब सीक टाइम बनता था। लेकिन अब हमें पूछा गया है कि एक है सीक टाइम और एक है रोटेशन डिले। इन दोनों को जब प्लस करते हैं, द सम ऑफ इनका प्लस क्या बनता है, तो वो बनता है एक्सेस टाइम। ये देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले। तो ये एक्सेस टाइम है, और एक्सेस टाइम यहाँ पे सी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो जवाब बनेगा वो सी बनेगा, जो कि पेज नंबर 53 पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ डायनामिकली एलोकेटिंग टास्क टू द वेरियस प्रोसेसर so that all processors are used efficiently is known as। तो ये डेफिनेशन है लोड बैलेंसिंग की। अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट लोड बैलेंसिंग डायनेमिकली एलोकेटिंग टास्क टू द वेरियस प्रोसेसर्स सो दैट ऑल प्रोसेसर्स आर यूज्ड एफिशिएंटली। ये लोड बैलेंसिंग की डेफिनेशन है, एज वेल एज स्केलिंग। स्केलिंग की भी आगे उसने दी हुई है, ब्रेकिंग टास्क इनटू अ नंबर ऑफ सब टास्क कंपेटिबल विद द नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल। अब ये दोनों डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो कि पार्ट 1 की थी, कि ये आप लोगों ने क्विज 1 तो इसके साथ करना ही करना है, इससे आपने मिड टर्म की तैयारी करनी है। तो साथ साथ जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, लाइक ये डेफिनेशंस, 2 डेफिनेशंस हैं, ये आपको मिड टर्म में पूछी जा सकती हैं। तो ये आपने दोनों याद कर लेनी है, जो कि एक तो एमसीक्यूज में आ गई है, दूसरी भी आई थिंक इसी वीडियो में दूसरी भी एमसीक्यूज में आएगी, स्केलिंग वाली भी। तो हमारे पास जो पहली है एमसीक्यूज है डायनामिकली एलोकेटिंग टास्क, उसका जो जवाब बनता है वो लोड बैलेंसिंग का है, क्योंकि ये एक डेफिनेशन है लोड बैलेंसिंग की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो बी होगा, जो कि आपको पेज 98 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रेकिंग द टास्क इनटू अ नंबर ऑफ सब टास्क कंपेटिबल। ये अभी हमने पढ़ी, ये स्केलिंग की आ गई, वही मैं जो बता रहा था आपको, स्केलिंग ब्रेकिंग टास्क इनटू अ नंबर ऑफ सब टास्क कंपैटिबल विद द नंबर ऑफ, ये हमारे पास स्केलिंग की डेफिनेशन है। तो दोनों डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है, कोई भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, बल्कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको मिड टर्म में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का जो जवाब होगा वो होगा स्केलिंग, बी। नेक्स्ट है हमारे पास, द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ टू कैटेगरीज। जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो 2 कैटेगरीज में होता है। हम सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन में चलते हैं, यहाँ से फिर इसके बारे में बात करेंगे। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ यूँ है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से आगे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये 2 सॉफ्टवेयर हो गए। अब हमारे पास से सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसका उसने पूछा है, हमारे पास जो एमसीक्यूज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज है, यहाँ पे हमें नजर आ रही है, एक यूटिलिटी है और दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो बताया हुआ है, यहाँ पे जो डैश छोड़ी हुई है तो वो कौन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो इसका जो जवाब बनेगा वो ए बनेगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ और एमसीक्यूज करवाता चलूँ। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन में सॉफ्टवेयर दो पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो वो कंसिस्ट होता है टू में, जो यूटिलिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी यूज़र इंटरफेस और कर्नल में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो कर्नल है, कर्नल भी आगे आप अब देखें अगर, ये शायद आगे एमसीक्यूज भी आएगा। फाइल मैनेजर, उसके अंदर आता है डिवाइस ड्राइवर भी आता है, और मेमोरी मैनेजर भी इसी के अंदर आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बहरहाल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर था वो था ए ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ए है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये पेज नंबर 99 पे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर यूनिट्स दैट कम्युनिकेट विद कंट्रोलर और सम टाइम डायरेक्टली टू पेरिफेरल डिवाइसेस कॉल्ड। ये आई थिंक डिवाइस ड्राइवर्स की डेफिनेशन है जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था जो एंड पे कर्नल था, कर्नल के आगे फाइल मैनेजर, डिवाइस ड्राइवर्स एंड मेमोरी मैनेजर था। तो ये डिवाइस ड्राइवर्स को ज़रा बोल्ड करें। हमारे पास डेफिनेशन है इसकी, another component of the kernel, कर्नल हमने पढ़ा है ना, कर्नल का एक अदर कंपोनेंट है, कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स which are the software units that communicate with the controllers or at time डायरेक्टली विद पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये डिवाइस ड्राइवर्स की डेफिनेशन बन जाती है, तो आपने ये भी याद करनी है। पहले भी हमने दो तीन डेफिनेशंस कर ली हैं, आई थिंक वो थी स्केलिंग की, और एक और लैंड की आई थिंक थी डेफिनेशन। तो ये एक थर्ड वन एक और डेफिनेशन है जो कि डिवाइस ड्राइवर्स की है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, और एमसीक्यूज में भी जो आपने देखा है पूछी गई है। तो ये पूरी डेफिनेशन आई हुई है, डेफिनेशन एज इट इज, इसका जवाब बनेगा डिवाइस ड्राइवर्स। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सी आंसर आएगा, जो कि पेज नंबर 102 पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म टास्क पार्टिकुलर रिलेटेड टू द मशीन यूटिलाइजर। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो परफॉर्म करता है टास्क पार्टिकुलर रिलेटेड। तो ये हमने आई थिंक पहले भी पढ़े हैं, जो सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन हमने की थी सॉफ्टवेयर्स, उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे इन दोनों की ही बात हो रही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम की। तो देखते हैं इनको, थोड़ा डीप पढ़ते हैं एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर को, तो पता चलेगा हमें इन दोनों में से किस सॉफ्टवेयर की बात की गई है। हमारे पास है, let us begin by dividing a machine software into two broad categories: application software and system software. Application software consists of the program for performing tasks particular in the to the machine utilization। अब हमसे यही चीज़ पूछी गई थी, जिसका जवाब बनता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हो गई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जो आपने याद करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 26 का जो जवाब है वो क्या बनता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी जवाब बनता है। अब इसके साथ साथ आपने एक और डेफिनेशन याद कर लेनी है, जो कि हमारे पास डेफिनेशन है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखी, वो इससे 99 पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी कर लेनी है, वो भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, वन टर्म ऑफ वन टर्म कुड बी यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग। अब वन टर्म का क्या मतलब है, लाइक कोई भी लफ्ज़ ले लें, फॉर एग्जांपल दिया भी हुआ है जगुआर है इज़ यूज्ड इन टू मीनिंग्स। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सर्च इंजन की बात आ गई है। अभी आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे लिखें जगुआर। जब आप जगुआर सर्च करेंगे, जे से है, गूगल पे जाके जगुआर सर्च करेंगे, तो वहाँ पे 2 चीज़ें आपको शो होंगी। एनिमल भी शो होगा, लाइक चीता या इस तरह की तस्वीरें आ जाएँगी, उसके अलावा गाड़ी की तस्वीरें भी आ जाएँगी, क्योंकि एक गाड़ियों की ब्रांड का नाम भी है जगुआर, और एक एनिमल का नाम भी है। तो जगुआर अकेला नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम जगुआर के साथ जगुआर लिखेंगे और साथ कार लिखेंगे या एनिमल लिखेंगे, ताकि गूगल उसी चीज़ को सर्च करे। तो इसका जो जवाब बनता है कि जगुआर इज़ यूज्ड इन टू मीनिंग्स सच एज़। तो ये कौन-कौन से टू मीनिंग्स में यूज़ होता है, जगुआर एक कार व्हीकल ब्रांड का भी है नेम, जो कि यहाँ पे कार लिखा हुआ है, कार हो गया, ये बस का तो नहीं है इसलिए बस नहीं आएगा, हेलीकॉप्टर का भी नहीं है, हेलीकॉप्टर भी नहीं आएगा, कैट को भी नहीं कहते, कार को कहते हैं, और एनिमल को कहते हैं। तो ये दोनों ट्रू हैं, तो इसका जो जवाब बनेगा वो सी आंसर बनेगा। यहाँ पे हम इसको देख भी लेते हैं, ये आपके बुक में ही एग्जांपल है शायद। वन टर्म कुड मीन मोर देन वन थिंग, फॉर एग्जांपल जगुआर इज यूज्ड टू मीनिंग्स सच एज एनिमल एंड कार।
If you want to exclude all page containing page of car, you can write the query Jaguar car. तो अगर आप कार्स के सर्च करना चाहते हैं तो आपको जैगुआर के साथ कार्स लिखना पड़ेगा, और अगर आप एनिमल सर्च करना चाहते हैं तो फिर जैगुआर के साथ एनिमल लिखना पड़ेगा। अगर आप अकेला जैगुआर लिखेंगे तो दोनों चीज़ें गूगल आपके सामने रख देगा। नेक्स्ट है यूज़र कैन सी डायरेक्टरीज और फाइल्स बाय यूजिंग, ये भी आई थिंक हमने पार्ट 1 में एक एमसीक्यूज़ किया था। ये एमसीक्यूज़ रिपीट है। रिपीट का ये फ़ायदा होता है कि जब आपके सामने बार-बार एक चीज़ आती है तो वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है। तो हमारे पास जो यूज़र कैन सी डायरेक्टरीज़ थी, वो किसके ज़रिए हम लोग देख सकते हैं? तो इसके लिए स्लाइड से मैंने पिक किया था, यूज़र कैन सी डायरेक्टरीज़ फाइल्स यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर। हमारे लैपटॉप में भी होता है सीएमडी, हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बेसिकली विंडोज़ एक्सप्लोरर ही कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है, वो ए बनेगा, जो कि मॉड्यूल 5 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलर इज़ नोन एज़ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब कौन सी एबिलिटी है कंट्रोलर की जो डीएमए के अंदर होती है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो इसको देखते हैं, डाटा मैनिपुलेशन को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है दिस एबिलिटी इज this ability of a controller to access main memory is known as direct memory access, and it is significant asset to a computer's performance। तो यहाँ पे टू एक्सेस मेन मेमोरी है, वो इज नोन, वो बनाती है इसको डीएम में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो कि यहाँ पे डी में मौजूद है, टू एक्सेस मेन मेमोरी। एक तो क्वेश्चन हमारा हो गया जो कि एमसीक्यूज हो गया टू एक्सेस मेन मेमोरी वाला। इसके अलावा आप अगर नोट करें तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में या किसी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि डीएमए स्टैंड्स फॉर क्या है, तो वो भी आपने याद रखना है कि डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको हैंड मिड टर्म में 3-4 इस तरह के स्टैंड्स फॉर पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर के या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो होते हैं एब्रीविएशंस, ये आपने ज़रूर याद रखने हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, जो कि टू एक्सटेंड टू विच एयर पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड डैश ऑफ साउंड। तो ये एम्पलीट्यूड होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, जिसकी डेफिनेशंस आपके सामने है। साउंड एम्पलीट्यूड, इसकी डेफिनेशन है इट इज एक्सटेंड टू विच एयर पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड एंड दिस एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड और साउंड एम्पलीट्यूड इज एक्सपीरियंस एज द लाउडनेस ऑफ साउंड। ये भी आपने एज इट इज याद करनी है, ये भी आपके लिए मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको याद कीजिएगा। और एमसीक्यूज में भी इसका जो जवाब बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 30 का बी आंसर बनेगा, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास 0011 प्लस 0010, ये बाइनरी फॉर्म है, बाइनरी नंबर्स है दोनों, इनको प्लस करना है। अब इनको प्लस कैसे किया जाता है ये भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि मिड टर्म की तैयारी के लिए सब्जेक्टिव पार्ट की मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 घंटों की। उसके अंदर ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर किए थे, जिसके अंदर बाइनरी को प्लस करना, माइनस करना, हेक्सा को डेसिमल, या इस तरह की काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। अब इनको जमा कैसे करना होता है, 1 और 0 कितने होते हैं, 1 ही होता है, राइट से आपने जमा करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है 1 और 1 कितना होता है, तो वो 1 और 1 2 होता है। अब 2 को जब आप कन्वर्ट करते हैं, 2 को जो 2 आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये 2 यहाँ पे नहीं लिखना, 2 को आपने कन्वर्ट करना है पहले बाइनरी में, और वो कैसे कन्वर्ट करना है, वो आपने कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना होता है। 2 1 ज़ा 2 आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा है, तो ये 1 0 हो गया। अब 1 0 का मतलब यहाँ पे हम 1 0 दोनों नहीं लिख सकते, 0 यहाँ पे हम लिख देंगे और 1 है वो ऊपर चला जाएगा। अब 0 0 1 ये 1 ही बनेगा, 1 नीचे आ जाएगा, और 0 0 0 होता है। तो इसका जवाब कुछ ये होगा, 0 1 0 1, इसका बी आंसर आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 का 0 1 0 1 बी आंसर मौजूद है। तो किसी, ये ज़रूरी नहीं है आपको पेपर में यही चीज़ पूछी जाए, किसी और तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है मिड टर्म में या क्विज 1 में, किसी और तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जमा आपने इसी तरह से करना है कि राइट से स्टार्ट करना है, और अगर 1 1 10 बन रहे हैं तो 10 को पहले 1 1 2 बन रहा है तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेना 10 में, और अगर 1 1 1 3 बन गया तो 3 को भी आप कन्वर्ट करेंगे, वो 11 बनता है, तो वो 11 लिखेंगे, एक ऊपर चला जाएगा और एक यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये भी याद रखिएगा। प्लस जो आपने करना है बाइनरी नंबर्स को, वो कुछ इस तरह से करना है। इसके अलावा आप कैलकुलेटर का यूज़ करके भी प्लस कर सकते हैं, वो तरीका मैंने अपनी 2 आवर्स वाली जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके अंदर बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, CPU and RAM are connected with dash to communicate with each other।
सीपीयू होता है जो और रैम, ये दोनों आपस में ईच अदर क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए किस चीज़ के साथ जुड़े होते हैं। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, जिसके अंदर आप देख रहे हैं, आपको सीपीयू नज़र आ रहा है, ये को प्रोसेसर है, उसके बाद ये रोम है और ये ईप्रोम है और उसके बाद ये रैम है। तो ये सब चीज़ें किसके साथ जुड़ी हुई हैं? ये एक बस जा रही है, इसके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसका जवाब भी यही बनता है कि सीपीयू एंड रैम आर कनेक्टेड विद डैश। तो ये बस के साथ जुड़ के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब है वो बस है, सी है, जो कि आपको पेज 78 हैंडआउट्स पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एक्सेस नोटेशन जीरो इज रिप्रेजेंटेड एज। एक्सेस नोटेशन में, अब ये आपको वैसे बताना चाहिए, मैंने ये आई थिंक एमसीक्यूज पहले करवा दिया है, ये रिपीट हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सेस नोटेशन में जीरो होता है उसको किस जरिए से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो चीज़ें हैं, एक तो वन से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक और चीज़ भी है कि जो वन है वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, टोटली लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा वन इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में इसका जो जवाब है वो डी बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जो कि 68 पेज पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पूछा गया है, कौन से होते हैं। ये भी शायद हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, रिपीट है एमसीक्यूज। तो ये आप बताएंगे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं। ये आपके सामने है, इनमें से बल्कि जो आपको ही लगा हुआ है। तो बेसिक अर्थमेटिक होते हैं प्लस माइनस, जो कि हम मैथ के शुरू से करते आ रहे हैं, इनको बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस एक्सेस नोटेशन में यूज किया जाता है ज़ीरो को 100 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कौन सा रिप्रेजेंट हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि 4 नोटेशन है, उसके अंदर 100 यूज़ किया जा सकता है। 2 के अंदर तो 100 यूज़ होगा नहीं, 8 के अंदर तो 1000 यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सेस 4 आ सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि याद रखने वाली है। अब यहाँ पे आपको 2 तरह से पूछे जा सकते हैं। वो ये भी पूछ सकता है कि एक्सेस 8 में 4 में कौन सा यूज़ होता है, एक्सेस 16 में कौन सा यूज़ होता है, या फिर जो हमसे पूछा गया है वो है 100 एज़ ज़ीरो। अगर आपसे 10,000 एज़ ज़ीरो पूछा जाए तो उसका एक्सेस 16 जवाब आएगा, ये भी याद रखिएगा। फिलहाल हमसे पूछा गया है कि 100 को एज़ अ ज़ीरो कहाँ यूज़ किया जाता है, तो वो एक्सेस 4 में यूज़ किया जाता है, तो इसका जवाब है जो वो डी बनेगा। इसके अलावा आपने एक्सेस 16 वाला भी देख लेना है, याद कर लें, अगर 10,000 पूछा जाए तो वो एक्सेस 16 में होता है। और अगर ये पूछ लें कि एक्स 16 में किस चीज़ को एज अ ज़ीरो यूज़ किया जाता है, तो वो 10,000 होगा। अब इस एमसीक्यूज़ को भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास इसका जवाब डी बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बिफोर द स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट डाटा वाज स्टोर्ड इन मेमोरी वाइल प्रोग्राम्स वर अ पार्ट ऑफ डैश। स्टोर प्रोग्राम आने से पहले डाटा मेमोरी में स्टोर होता था, तो उस वक्त प्रोग्राम्स किस चीज़ का हिस्सा होते थे। तो स्टोर प्रोग्राम का अगर आपको पता हो, इस वक्त जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे हम बहुत हज़ारों तरह के फंक्शंस एक साथ कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन पहले जो कंप्यूटर्स होते थे, वो एक कंप्यूटर बनता था जिसके सीपीयू के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता था, एक कोडिंग की जाती थी कि भई प्लस करना है, तो वो सीपीयू क्या करता था, वो प्लस ही कर सकता था। फिर एक नया सीपीयू बनाया जाता था, जिसको का उसके अंदर प्रोग्राम लिखा जाता था कि माइनस करना है, तो वो माइनस कर सकता था। मतलब हर काम के लिए एक अलग सीपीयू होता था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको रीप्रोग्राम किया गया, तो उसके बाद चेंजिंग आती गई और फिर आहिस्ता-आहिस्ता कांसेप्ट आया स्टोर प्रोग्राम का। तो यहाँ पे जो इसका जवाब बनेगा वो यही बनता है कि डिफ़िकल्ट, यहाँ पे है डाटा वाज़ स्टोर्ड इन मेमोरी प्रोग्राम्स वर पार्ट ऑफ द सीपीयू। तो बिफोर स्टोर प्रोग्राम के कंसेप्ट के आने से पहले जब डाटा वाज़ स्टोर्ड इन मेमोरी, मेमोरी में स्टोर होता था, तो उस वक़्त जो प्रोग्राम्स थे वो किसका पार्ट होते थे? वो सीपीयू का पार्ट होते थे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर बनेगा वो बी होगा, जो कि पेज नंबर 80 पे आप लोग हैंडआउट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, सी डी स्टैंड्स फॉर। सी डी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि सी डी क्या होता है, वो डीवीडी और सीडीज़ जो हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते थे, अभी भी होती हैं लेकिन बहुत कम कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती हैं। तो वो स्टैंड्स फॉर क्या है, तो सी डी स्टैंड्स फॉर है कम्पैक्ट डिस्क। अब यहाँ पे आपको सीडी के अलावा डीवीडी का भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। जैसे सीडी का पूछा गया है तो उसका तो बन गया कम्पैक्ट डिस्क, जो कि यहाँ पे डी बन रहा है। अगर आपको डीवीडी का पूछ लिया जाए तो उसका क्या बनेगा, स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और उसके बाद होता है पीडीएफ।
सीएस क्या होता है, ब्लू रे डिस्क। तो ये तीनों डिस्क के नाम आपने याद रखने हैं। इसके अलावा आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है इसमें मिड टर्म में पूछा जा सकता है कि अनदर क्लास ऑफ मास स्टोरेज सिस्टम की 3 एग्जांपल दें। तो वहाँ पे जब आप एग्जांपल देंगे तो आप सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क के बारे में लिखेंगे। तो ये तीनों आप लिख सकते हैं, वहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। यहाँ पे जो हमसे सीडी स्टैंड्स फॉर पूछा गया था उसका क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बनेगा डी, कम्पैक्टिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमने ये पीछे भी एक एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि सीडी का डायमीटर कितना होता है, 12 होता है, और उसके अलावा कैपेसिटी कितनी होती है एक सेक्टर की, 2 केबी। तो ये हम सारा पढ़ चुके हैं पहले। हमने एक एमसीक्यूज इस तरह का आया था जिसमें कुछ और पूछा गया था सेक्टर के बारे में, वो हमने पहले पढ़ लिया था। तो यहाँ पे सीडी स्टैंड्स फॉर भी पूछ लिया गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सर्च इंजन कैन सर्च डैश टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सर्च इंजन कौन से होते हैं, लाइक हम गूगल पे सर्च करते हैं, हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे सर्च कर सकते हैं। क्या चीज़ सर्च कर सकते हैं, क्या हम वहाँ पे जस्ट पिक्चर सेंड कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, या जस्ट प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं, या जस्ट ओनली डॉक्यूमेंट। अब आप नोट करेंगे, हम अपनी हैंडआउट्स वगैरह सर्च करते हैं तो वो क्या होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स फाइल होती हैं। तो वो हम गूगल से ही सर्च करते हैं, यानी कि वेब ब्राउज़र से ही सर्च करते हैं, सर्च इंजन से ही सर्च करते हैं। तो हम पिक्चर्स भी सर्च करते हैं, हम वीडियोस भी सर्च करते हैं। तो इसका जवाब जो बनेगा वो बनेगा डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियोस, ऑल्स। तो ये हम सर्च इंजन से जो सर्च कर सकते हैं वो ऑल थिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो जवाब बनेगा वो सी बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हेक्साडेसिमल नोटेशन यूजेस अ डैश सिंबल टू रिप्रेजेंट अ पैटर्न ऑफ 4 बिट्स। अब हेक्साडेसिमल जो नोटेशन होती है वो कितने सिंबल यूज़ करती है 4 बिट पैटर्न को यूज़ करने के लिए, मतलब 4 बिट्स को यूज़ करने के लिए 4 यूज़ करती है, 1 यूज़ करती है, 3 यूज़ करती है, या 2 यूज़ करती है। तो जो हेक्साडेसिमल होती है उसके लिए हम 1 यूज़ करते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे पास एक नंबर है इस तरह का दे दिया गया है कि इसको हेक्सा में कन्वर्ट करें। ये बाइनरी का नंबर है ना, बाइनरी को हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आवर स्ट्रेटजी, आसान तरीका है, वुड बी डिवाइड इट इन 4 बिट्स, मतलब 4 करके हम सेपरेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड से सेपरेट हम करेंगे कि ये 4 जो थी, 4 हमने रख ली यहाँ पे, नेक्स्ट जो 4 थी वो यहाँ पे रख ली, और नेक्स्ट 4 इसी तरह 4 करके 4 करके हमने यहाँ यहाँ रखते गए, और ये अलग-अलग कर ली। अब अलहदा करने के बाद, अब जो 0111 है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में। तो क्या बनता है, इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 7। उसके बाद जब 001 को करेंगे तो वो 1 बनेगा। उसके बाद जब 0101 को करेंगे वो 5 बनेगा, और 0101 को करेंगे तो वो 5 बनेगा। 100 को करेंगे वो 8 बनेगा। ये डेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, मैंने सॉरी कह दिया था यहाँ पे, शायद बाइनरी कह दिया था। तो हम ये डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब 110 को करेंगे तो ये मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। वैसे मैंने जो पार्ट 1 में एक एमसीक्यू इस तरह का आया था उसमें मैंने बताया था कि आप बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसका तरीका होता है, 20 लिख लें, यहाँ पे 21 लिख लें, यहाँ पे 22 लिख लें, और यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख लें। अब 200 ही होता है, 1 होता है, 212 होता है, उसके बाद 224 होता है, और 224 4 2 8 होता है, 8 हो गया। अब ये 110 है, 1110। तो 111 वालों को हम प्लस कर देंगे, ये वाला प्लस हो गया इसके साथ। तो ये इसका जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, 8 4 12 13 14, 14 आंसर बनेगा इसका। जब 14 बना तो 14 को हम, मैंने आपको बताया था कि 10 को हम ए से करते हैं, ए इज इक्वल टू 10 होता है। उसके बाद बी इज इक्वल टू 11 होता है, सी इज इक्वल टू 12 होता है, डी इज इक्वल टू 13 होता है, और ई इज इक्वल टू 14 होता है। तो इसका ये जवाब बनेगा E85, जिसको हम एंड पे इस तरह लिख सकते हैं, E855517। यहाँ पे जो हमसे एमसीक्यूज पूछा गया था वो था कि 4 बिट्स को कितने सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर 4 बिट को एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसका जो जवाब बनेगा वो सिंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो जवाब है वो बी होगा, सिंगल, जो कि आपको 50 पेज नंबर पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्विज है वो है बिट इज। बिट के बारे में पहले भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, यहाँ पे भी ये शायद रिपीटेड एमसीक्यूज है कि बिट इज बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज का बेसिक यूनिट होता है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों का इजाफा करते हैं कि बिट्स 8 बिट हो तो वो कितनी बनती है, सबसे छोटा यूनिट बिट है ना, तो अगर 8 बिट्स को मिला दिया जाए तो वो 1 बाइट बन जाती है।
इसके अलावा आपको एमसीक्यूज़ इस तरह के भी आ सकते हैं कि 1 किलोबाइट कितने के बराबर होती है, तो वो 1024 बाइट्स के बराबर होती है। अगर 1 एमबी की बात करें वो 1024 केबी के बराबर होती है। अगर गीगाबाइट 1 जीबी की बात करें तो वो 1024 एमबी के बराबर होती है। और अगर 1 टेराबाइट की बात करें तो वो 1024 जीबी के बराबर होती है। तो ये चीज़ें, ये यूनिट्स आपने याद रखने हैं। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हमसे जो पूछा गया था बिट क्या होती है, सेकेंडरी यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, बेसिक प्रोग्राम होता है या नो टच यूनिट होता है। तो यहाँ पे ये बेसिक यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटा यूनिट होता है स्टोरेज का। बिट तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 का जो जवाब है वो बी है, बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज, जो कि आपको 46 पेज पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन कंप्यूटर GUI स्टैंड्स फॉर। ये एमसीक्यूज भी रिपीट तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का एमसीक्यूज हम एक पढ़ के आए हैं जिसमें आंस हुई था और मैंने बताया था वहाँ पे कि स्टैंड फॉर भी पूछा जा सकता है, वो याद कर लीजिएगा। तो इस तरह का एमसीक्यूज भी हमारे पास आ गया है। शायद आपको समझ सही से नज़र आ रहा हो कि नहीं नज़र आ रहा हो। ये लिखा हुआ है इन कंप्यूटर GUI मीन गुई स्टैंड फॉर डैश। तो स्टैंड फॉर क्या होता है, उसके लिए पहला है ग्रेड यूज़र इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूटिलिटी आइकन, तीसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, थर्ड है जनरल यूज़र इंटरप्ट। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो GUI है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, मतलब सी के अंदर है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 का जो जवाब होगा वो सी होगा, जो कि आप 100 पेज नंबर हैंडआउट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच प्रोग्राम डू यू यूज टू एक्सेस इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आप कौन सा प्रोग्राम, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एम एस वर्ड है, तो क्या आप एम एस वर्ड यूज़ करते हैं। एम एस वर्ड तो हम डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र, तो क्या आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं वो हम बात करते हैं अभी। नेक्स्ट है एम एस पावर पॉइंट। तो जो मैं आपको अभी ये स्लाइड्स वगैरह दिखा रहा हूँ, ये मैं पावर पॉइंट के ऊपर मैंने बनाई है और वहीं पे आपको मैं शो करवा रहा हूँ। तो ये भी इंटरनेट के लिए नहीं है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है जिसको कुछ और कामों के लिए यूज़ किया जाता है, स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाने के लिए। इसको भी इंटरनेट के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो वेब ब्राउज़र है इसको हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र होता क्या है, वेब ब्राउज़र गूगल हो गया, ओपरा हो गया, इसके अलावा फायरफॉक्स हो गया, जितने भी, मतलब ये जितने भी इंटरनेट जहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनको वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो वेब ब्राउज़र हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो वेब ब्राउज़र बनता है, बी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट। तो कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता एक्सेप्ट किसके मासवा, मतलब कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो कंप्यूटर को समझ आती है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही ज़ुबान समझता है, ज़ीरो और वन की। हम उसे कहेंगे कि एम एस लिखो, हम तो उसे एम एस लिखने का कह रहे हैं, मैंने एम एस लिखा, लेकिन उसने जाके अपने कंप्यूटर को वहाँ पे डिकोडर लगा था या कंपाइलर, उसने चेंज किया एमएस को 01 फॉर्म में, कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने उसके ऊपर काम किया, फिर 01 को ही आगे भेज के प्रिंट करवाया। 01 प्रिंट हुआ, लेकिन वो डिकोडर के थ्रू स्क्रीन पे मुझे क्या शो हुआ, स्क्रीन पे मुझे अगेन एमएस ही शो हो गया। लेकिन मीन हमें जो फ्रंट एंड शो हो रहा है वो एमएस है, लेकिन बैक एंड पे जो कंप्यूटर काम कर रहा है वो सारा काम 01 में ही कर रहा है। हम फाइल सेंड कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अपनी इमेज ली है, इमेज मैंने सेंड की है, वो कंप्यूटर के पास जैसे ही पहुंची है यहाँ पे 01 में तब्दील हो गई, फिर वो 01 में ही प्रोसेस होता होता सेव हुई है। जब वहाँ से उठानी है वो 01 फॉर्म में ही उठेगी, लेकिन मेरे पास जब आएगी वो चेंज होके मेरे पास फिर इमेज की शक्ल में आ जाएगी। मतलब कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है, कंप्यूटर को जिस चीज़ की समझ आ रही है वो 01 फॉर्म ही है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। C++ कोड या कोई भी कोड जब आप लिख रहे होते हैं, लाइक यहाँ पे आई थिंक कोई प्रोग्रामिंग की हुई है, अब ये प्रोग्रामिंग इंग्लिश लैंग्वेज में की गई है, ये हम इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंपाइलर है इसको कंपाइल कर रहा है, कंपाइल किस चीज़ में कर रहा है, इस फॉर्म में। पीछे जो कंप्यूटर के अंदर लिखा जा रहा है, कंप्यूटर को जो समझ आ रहा है वो ये है, और ये क्या है, ये 010110 यही है। तो ऑब्जेक्ट कोड ये होता है जो कंप्यूटर को समझ आता है। तो कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, वो कोई ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता है एक्सेप्ट किस चीज़ के, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज के। बाइनरी लैंग्वेज के मासवा वो कोई भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। तो कंप्यूटर जस्ट बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, और बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, 01 वाली होती है, जो मैंने अभी आपको बताई है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो ए बनेगा, बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट डैश कोड्स यूज टूडे आर हफमैन कोड्स। तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे, it is commonly practiced to refer to codes developed in this manner as Huffman codes. In turn, most frequently depend, ये देखिए ये हमसे एमसीक्यू पूछा गया था, मोस्ट
फ्रीक्वेंटली डिपेंड कोड्स इन यूज टुडे आर हफमैन कोड्स। तो इसका जो जवाब बनेगा क्वेश्चन नंबर 44 का वो बी बनेगा, जो कि पेज नंबर 73 पे आप हैंडआउट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन बाइनरी सिस्टम वी कैन यूज ओनली डैश और डैश एट ईच पोजीशन। तो हम क्या यूज़ करते हैं, 1 और 0 1, नल और 1, 1 और 2, 0 और 0। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि बाइनरी सिस्टम की जब बात आ जाती है तो वो फिर 0 1 फॉर्म होती है, 0 1 के अलावा कोई फॉर्म नहीं होती। कंप्यूटर की बात आ जाती है तो 0 1 फॉर्म होती है, उसके अलावा कोई नहीं होती। 0 1 1 0 इसी तरह की फॉर्म होती है। तो इसका जो जवाब बनेगा वो ए बनेगा, क्वेश्चन नंबर 45 का 01 ए आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर क्वेश्चन 46 है। यू कैन सर्च इमेज इवन बाय गिविंग अ क्वेरी ऑफ अनदर इमेज यूजिंग गूगल इमेज। अगर आपने क्वेश्चन इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसमें 15 एमसीक्यूज थे, लेकिन ना वो ज़्यादा समझने वाले एमसीक्यूज है थे वहाँ पे, मतलब यहाँ पे फिर भी कम समझाया जा रहा है। आपने नोट किया होगा, आई थिंक 40 मिनट तक ये वीडियो जाएगी और हमने इसमें 35 एमसीक्यूज किए हैं 40 मिनट में। लेकिन जो लास्ट 15 एमसीक्यूज थे वो हमने 30 मिनट में किए थे, जो कि यानी कि काफ़ी डिफिकल्ट तो नहीं थे लेकिन वो समझाने वाले ज़्यादा थे। अब ये एमसीक्यूज भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उसमें ऑप्शंस कुछ और थे, यहाँ पे ऑप्शंस कुछ और है और मैंने वहाँ पे बताया भी था कि आपको इस तरह के ऑप्शंस भी आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है वो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ कि अब आपको किसी पिक्चर का नाम नहीं पता, उसी के थ्रू आप सर्च करना चाहते हैं तो आप कैसे सर्च करेंगे? तो आप एक लिंक, डेडिकेटेड लिंक होगा, उसके ज़रिए आप सर्च कर सकते हैं। डेडिकेटेड लिंक कौन-सा है? वो मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखना है। वो आई थिंक मैंने यहाँ पे भी अब नहीं लिखा, गूगल डॉट इमेज डाटा, शायद इस तरह का कोई डेडिकेटेड लिंक था, वो आप 38 पेज नंबर पे देख सकते हैं, या फिर मैंने क्वेश्चन 3 या पहले एमसीक्यूज़ करवाया, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से लिंक के थ्रू आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिंक उसने पूछा है कि टिल्ट के थ्रू कर सकते हैं, इन्फो के थ्रू कर सकते हैं, लिंक के थ्रू कर सकते हैं या लेटर के थ्रू। तो हम लिंक के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे वो डेडिकेटेड लिंक भी लिख सकता था और लिंक भी दे सकता था, जो कि गूगल डॉट इमेज डॉट कॉम था, वो भी वो यहाँ पे दे सकता था। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है वो सी है। नेक्स्ट है हमारे पास सीपीयू रिक्वेस्ट एटलीस्ट डैश टाइम टू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ये शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। सीपीयू को कितना टाइम रिक्वायर होता है मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए? तो 3 नैनो सेकंड इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है, 1 बिलियन सेकंड सेकंड एमसीक्यूज है, 2 नैनो सेकंड या ओनली 1 नैनो सेकंड। तो कंप्यूटर जो हमारा सीपीयू है बहुत तेज़ तरीन हम कहते हैं सीपीयू है, तो उसको कितना टाइम लगता है हमारी मेमोरी में से डाटा उठाने में, कितना टाइम लगता है? यहाँ पे 2 एमसीक्यूज़ हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सीपीयू बहुत फ़ास्ट है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक पल्स यूज़ होती है, वो ट्रैवल करती है थ्रू अ वायर, एक वायर के थ्रू ट्रैवल करती है, जो कि बहुत फ़ास्ट है, बट स्पीड ऑफ लाइट से फ़ास्ट नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट का भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, वो अप्रोक्सीमेटली 1 फुट, जो 1 फुट है स्पीड ऑफ लाइट, 1 फुट कितनी देर में तय करती है? वो तय करती है 1 नैनो सेकंड में तय करती है। 1 नैनो सेकंड में वो 1 फुट तय करती है। और इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ कि ये है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट। और अब हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू जो है वो कितनी देर में तय करता है? वो 1 फुट तय करता है 2 नैनो सेकंड में। तो ये आपने याद रखना है। तो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1 नैनो सेकंड में 1 फीट करती है, 1 फुट करती है, और जो हमारा कंप्यूटर है सीपीयू है वो 2 नैनो सेकंड में करता है। और यहाँ पे 2 नैनो सेकंड कितना बनता है? 2 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड। 2 बिलियन नहीं, आई थिंक 1.5 0.5 बिलियन बनेगा। तो हमारा जो यहाँ का जवाब बनता है कि सीपीयू कितनी देर में करता है, तो वो 2 नैनो सेकंड में 1 फिट या फिर कह सकते हैं मेमोरी में से डाटा फेच करता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन 47 का हमारा सी जवाब आएगा, जो कि 94 पेज नंबर पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्च इंजन कैन सर्च डैश टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये शायद हम पहले कर चुके हैं कि सर्च इंजन किस तरह की इंफॉर्मेशन करता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियोस, हर तरह की इंफॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है जेपीईजी इज मोस्टली यूज्ड इन। अब जेपीईजी क्या चीज़ है? जेपीईजी आई थिंक आपको पता होना चाहिए। एक होती ये एक्सटेंशंस होती है, आईएमजी एक एक्सटेंशन है जो कि इमेज के लिए होती है, उसके बाद पीएनजी भी इमेज के लिए होती है, उसके बाद जेपीजी भी इमेज के लिए होती है, जेपीजी, और उसके बाद ये है जेपीईजी, जेपीईजी भी इमेज के लिए होती है।
तो यहाँ पे लिखा होगा फोटोग्राफी इंडस्ट्री, स्कैन इमेज, एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, तो इसको हम हैंडआउट से देख लेते हैं। अनदर पॉपुलर कंप्रेशन सिस्टम फॉर इमेज इज़ जेपीईजी। अब याद रखिएगा, ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जेपीईजी स्टैंड्स फॉर आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में, मिड में भी पूछा जा सकता है, क्विज़ 1 में भी पूछा जा सकता है कि स्टैंड फॉर क्या है। तो ये है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। और ये क्या है, वाइडली यूज्ड इन द फोटोग्राफी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 49 एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो डी बनेगा, फोटोग्राफी इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 50, एमसीक्यूज़ नंबर 50। तो हमारा जो एमसीक्यूज़ नंबर 50 है वो है ऑन सोशल मीडिया पे समटाइम्स कुछ कभी-कभार अ पार्टिकुलर डैश इज़ वेरी पॉपुलर। कौन-सी चीज़ बहुत पॉपुलर होती है? हैशटैग पॉपुलर होता है, वर्ड पॉपुलर होता है, सिंबल या ऑपरेटर। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा सेकंड पार्ट था जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज़ पूरे किए हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट भी मुझे अगर कोई क्विज़ 1 के मतलब मिलते हैं एमसीक्यूज़, तो वो मैं पार्ट 3 के अंदर वो भी इंशाल्लाह इसी तरह आपको समझाऊँगा। और उसके बाद क्विज़ 2 को भी इसी तरह 50 टू 70 एमसीक्यूज़ क्विज़ 2 के किए जाएँगे। देन इसके अलावा मिड टर्म तक और एमसीक्यूज़ हमारे पास आते हैं, तो वो भी यहीं पे अपलोड किए जाएँगे, जिनसे आपकी एमसीक्यूज़ की इंशाअल्लाह मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, जो कि 2 घंटों की वीडियो है, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स हाफ बुक के कवर किए हुए हैं, जिससे आपकी मिड टर्म की सब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आपने लाज़मी देखनी है। और मेरा काम होता है आप लोगों तक वीडियो पहुँचाना, फिर आपका काम है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। तो एफ़र्ट जो की जाती है उसके आगे आप भी थोड़ा-सा कुछ किया करें, शेयर वगैरह किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट में एप्रिशिएट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट अब हम क्विज़ की तरफ देखें, तो हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है 50, सोशल मीडिया पे कौन-सी चीज़ है पार्टिकुलर जो बहुत पॉपुलर कर देती है, तो वहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। पहले हैंडआउट्स देख लेते हैं कि ऑन सोशल मीडिया समटाइम्स अ हैशटैग इज़ वेरी पॉपुलर। ये आपको ट्विटर ट्रेंड की बात बता देता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू आइडेंटिफाई, अगर आप शनाख्त करना चाहते हैं, मतलब चेक करना चाहते हैं सच पेज यूजिंग हैशटैग, यू कैन यूज़ द क्वेरी लाइक। अब आप ऐसा करें, गूगल पे जाके लिखें हैश हैश एजुकेशन, तो हैश एजुकेशन लिखेंगे तो आपको एजुकेशन वाली चीज़ें मिल जाएंगी। बल्कि ये छोड़ें, आप ऐसा करें, बल्कि आपको पता होगा कि ट्विटर पे हम लोगों ने टॉप ट्रेंड जो चलाया था वो क्या था, वो था व्यू रिज़ल्ट नामंजूर। तो आप हैश व्यू रिज़ल्ट नामंजूर लिखें, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि, बल्कि ट्विटर पे आपने देखा होगा टॉप ट्रेंड पे गया था। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत पॉपुलर चीज़ है वो हैश है। हैश की वजह से तमाम वो चीज़ें आ जाती हैं जो इस पे पोस्ट की जाती हैं। फ़ेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, फ़ेसबुक पे भी आप जब वीडियो रिज़ल्ट नामंजूर लिखेंगे, तो इस तरह की जितनी पोस्ट होंगी वो आपके सामने आ जाएगी। आप ट्विटर पे लिखेंगे, जितनी पोस्ट होंगी अपने सामने आ जाएँगी। आप इंस्टाग्राम पे जाके वीडियो रिज़ल्ट नामंजूर लिखें, इस तरह की जितनी पोस्ट होंगी आपने के सामने आ जाएँगी। तो जो हैश है एक, हैश किस लिए यूज़ होता है? पार्टिकुलर पॉपुलर थिंग को सर्च करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 50 एमसीक्यूज़ 50 का जो आंसर है वो ए होगा, हैशटैग होगा, जो कि आप पेज नंबर 36 पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 50 एमसीक्यूज़ पूरे हुए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि क्विज़ 1 की ही तीसरी वीडियो आज तो नहीं, मतलब जितनी जल्दी हो सके अपलोड की जा सके। अगर नहीं तो फिर मैं क्विज़ 2 की ही अपलोड करूँगा। तो एमसीक्यू इस दफ़ा हमारी जो मिड टर्म की तैयारी है वो इंशाल्लाह मैं क्विज़ेज़ के साथ कवर करूँगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव की मैंने वीडियो इससे पहले अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसके अलावा CS 201, 301 इनके असाइनमेंट्स, 304, 504 इन असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ, उनसे भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।